एक जमाना था जब प्रधानमंत्री मोदी का नाम ही जीत की गारंटी हुआ करता था, लेकिन आज उसी लहर पर सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर बदला क्या? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, 2019 के आसपास माहौल कुछ ऐसा था। समर्थन का आलम ये था कि लोग ये तक कहते थे कि कैंडिडेट कोई भी हो, भाई वोट तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर ही पड़ेगा। और आज की तस्वीर देखिए, वही माहौल बिल्कुल पलट चुका है। मतलब जमीन आसमान का फर्क। इससे पता चलता है कि लोगों की सोच में कितना बड़ा बदलाव आया है। तो भाई, ये बदलाव आया कैसे? इसको समझने के लिए कहानी को शुरू से शुरू करना होगा। वापस चलते हैं साल 2014 में, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और नेशनल पॉलिटिक्स में एक नए चेहरे की तरह उभर रहे थे। तो हुआ ये कि एक बहुत ही जबरदस्त, मतलब बिल्कुल सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने मोदी जी को नेशनल स्टेज पर खड़ा कर दिया। याद है वो नारा, अच्छे दिन आने वाले हैं, और वो 3D भाषण, साथ में धुआंधार डिजिटल एड्स, इन सब ने मिलकर एक हीरो वाली इमेज बना दी। और नतीजा, पार्टी को मिला जबरदस्त बहुमत। अब देखिए, सरकार बन गई। तो इस हीरो वाली इमेज को और पक्का करने के लिए सरकार ने कुछ बहुत ही बोल्ड इकोनॉमिक फैसले लिए। पर इन फैसलों पर सबकी राय एक जैसी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इनमें से दो फैसले तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। एक थी नोटबंदी, जिसका मकसद बताया गया काले धन को खत्म करना, और दूसरा था जीएसटी, यानी पूरे देश के लिए एक टैक्स। लेकिन जो एनालिसिस है वो ये बताता है कि जमीन पर इसका असर आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। वो बैंकों के बाहर की लंबी लंबी लाइनें, कैश की किल्लत और ऊपर से बढ़ती महंगाई, इन सब चीज़ों ने लोगों में एक निराशा पैदा करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। एनालिसिस ये कहता है कि उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया ने पब्लिक परसेप्शन को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मतलब एक सुपर हीरो जैसी इमेज बना दी गई, जिसके आगे नोटबंदी और जीएसटी की आलोचनाएं वो सब दब गई। और बस इसी माहौल को नाम दिया गया मोदी लहर। ये वो टाइम था जब पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी। उनका ब्रांड इतना बड़ा हो चुका था कि जैसा कि एनालिसिस में भी जिक्र है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम भी उनके नाम पर रख दिया गया। और इस लहर का पीक, उसका सबसे बड़ा सबूत था 2019 का इलेक्शन। 303 सीटें। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक जबरदस्त जीत थी, जिसने उनकी पॉपुलैरिटी पर, आप कह सकते हैं, एक पक्की मोहर लगा दी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, 2019 के इस पीक के बाद आया एक बड़ा ट्विस्ट। कोविड-19 लॉकडाउन। सब लोग घरों में बंद थे, और इसी दौरान लोगों का न्यूज़ देखने का, जानकारी हासिल करने का तरीका वो हमेशा के लिए बदल गया। तो एनालिसिस का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स ही बदल गया। लोग अब ट्रेडिशनल टीवी न्यूज़ चैनल छोड़कर यूट्यूब पर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स और कंटेंट क्रिएटर्स को सुनने लगे, और वहाँ उन्हें सरकार की आलोचना वाले वीडियो भी मिल रहे थे। मतलब कई अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट्स सामने आ रहे थे। और इन्फॉर्मेशन के इस नए इकोसिस्टम का असर वो सीधा 2024 के इलेक्शंस के माहौल पर देखने को मिला। एनालिसिस ये बताता है कि इस चुनाव तक पॉलिटिकल ग्राउंड जो है वो काफी बदल चुका था। अब एनालिसिस के मुताबिक 2024 की शुरुआत में जो राम मंदिर का इतना बड़ा उद्घाटन हुआ, उसे एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है। मकसद, चुनाव से ठीक पहले मोदी लहर को, कह लीजिए, एक बार फिर से जिंदा करना। पर हुआ ये कि इस इवेंट के साथ कई कंट्रोवर्सीज भी जुड़ गईं। एनालिसिस बताता है कि शंकराचार्यों का प्रोग्राम में शामिल न होना, या ये बात कि मंदिर का पैसा पब्लिक डोनेशन से आया है, इन सब बातों ने इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट होना था उसे कहीं ना कहीं कम कर दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत, अयोध्या में ही पार्टी का चुनाव हार जाना। और चुनावी नतीजों में इसका असर साफ दिखा। आप खुद इन आंकड़ों को देखिए, ये बीजेपी की सीटों में जो गिरावट आई है उसे साफ साफ दिखाते हैं। यही है लहर के उतार का सबसे पक्का सबूत। सोचिए, 2019 में 303 सीटें और 2024 में सीधे 240 पर आ जाना, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बड़े बदलाव के पीछे मेन वजह क्या थी? एनालिसिस 3 बड़े कारणों की तरफ इशारा करता है। तो अगर हम समराइज करें तो 3 मेन कारण सामने आते हैं। नंबर 1, इंडिपेंडेंट मीडिया का बढ़ना। नंबर 2, राम मंदिर से जुड़ी कंट्रोवर्सी। और नंबर 3, लोगों में तानाशाही को लेकर बढ़ती चिंताएं,
जिसकी वजह थी पॉलिटिकल दुश्मनों पर एक्शन और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे मुद्दे। अब ये तानाशाही वाली चिंता क्यों बढ़ी? एनालिसिस इसके कुछ खास एग्जाम्पल्स देता है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इसे ऐसे देखा गया कि इससे सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही फंडिंग में बेतहाशा फायदा हो रहा है। और फिर चुनाव से ठीक पहले बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारी। जाहिर है इन सब घटनाओं ने लोगों के मन में बेचैनी पैदा की। और हाँ, इसी दौरान एक और चीज़ हो रही थी जिसका जिक्र मिलता है, वो ये कि जैसे जैसे पीएम मोदी की आलोचना बढ़ रही थी, वैसे वैसे ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी, उनकी इमेज लोगों की नज़रों में बेहतर होने लगी थी। तो ये थी कहानी एक जबरदस्त पॉपुलैरिटी के शिखर से लेकर तीखी आलोचना तक के सफर के। एनालिसिस के हिसाब से ये नतीजा है इंडिपेंडेंट मीडिया के बढ़ने का, कुछ बड़ी पॉलिटिकल घटनाओं का और हाँ, लोगों की बदलती सोच का। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब एक सियासी लहर उतरती है तो देश के भविष्य की कहानी को कौन सी नई लहरें शक्ल देंगी।